मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका WDA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नया सेट लेकर, जो है सेट नंबर 6, आर्मी GD का सेट नंबर 6 हम करेंगे आज। ठीक है, देखते हैं उसमें क्या नए नए क्वेश्चंस आए हैं। स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ्स का। द एवरेज वेट ऑफ 31 स्टूडेंट्स इज 30 kg. If one teacher is added, then average weight is increased by 500 gram. Find the teacher's weight. 31 छात्रों का औसत वजन 30 kg है। यदि एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाता है तो उसका वजन, औसत वजन 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो शिक्षक का वजन ज्ञात करें। ठीक है, अब ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि एक संख्या दी जाती है, कि 31 विद्यार्थियों का, जो 31 छात्र हैं उनका जो औसत वजन है वो 30 है। ये है एवरेज वेट यानी कि औसत भार, और ये है विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे साइड में तो ये टोटल आ जाएगा आपके पास, यानी कि 930 kg जो वेट है वो है 31 स्टूडेंट्स का। 31 विद्यार्थियों का जो वेट है वो कितना है, 930 kg। अब अगली लाइन में बोला है कि यदि एक शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब ये कितने हो जाएंगे, फिर गिनती इनकी कितनी हो जाएगी, 32, क्योंकि एक टीचर भी आ गई अब। ठीक है, उसको ऐड करने से जो वेट है वो 500 ग्राम यानी कि आधा केजी मतलब 0.5 बढ़ गया है। 30 में 0.5 ऐड कर देंगे तो औसत कितना हो गया, 30.5 kg। आधा ग्राम 500 ग्राम मतलब आधा केजी। ठीक है, तो 0.5 इसमें ऐड कर दिए तो औसत हो गया 30.5। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो साइड में टोटल आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने से 976 kg। अब देखो, जब टीचर नहीं थी तो सभी का टोटल कितना था, 930। जब वो टीचर आ गई तो वेट कितना हो गया टोटल, 930 से 976। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में कि उस टीचर का वेट कितना है। आप इसको इसमें से माइनस कर दो तो वो टीचर का वेट आ जाएगा, कितना ज़्यादा है, 46 kg बड़ा है, यानी कि वो टीचर कितने kg की है, 46 kg की है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमें, अ बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 11 इनिंग्स। इन द 12th innings he makes a score of 90 runs, thereby increasing his average by 5. His average after the 12th innings is, आगे ऑप्शन है, हिंदी में भी देख लेते हैं। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का औसत कुछ था मतलब दिया नहीं गया हमें। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसकी औसत रन संख्या में 5 अंकों की वृद्धि हो गई। ठीक है, जब तो उसकी औसत संख्या कितनी है। ठीक है, तो पहली लाइन में हम देखते हैं हमें क्या गिवन है कि 11 पारियों का औसत कुछ था। 11 पारियों का औसत कुछ था मतलब x था, जो नई चीज हमें पता उसको हम मानते हैं x। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये औसत है यानी कि एवरेज है, और ये है नंबर ऑफ इनिंग्स यानी कि पारियों की संख्या। ठीक है, संख्या को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाता है, मीन्स 11 गुणा x कितने हो गए टोटल रन, 11x, 11 पारियों के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या कहा है कि 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 90 रन मतलब इधर आएगा। ठीक है, ऐसा होने से उसका जो एवरेज है वो 5 बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो एवरेज है, टोटल जो है, टोटल हमें गिवन है 12x + 5 जो है, ये इसका टोटल हमें गिवन है। ठीक है, 11x जो है वो पिछली पारी के रन है और ये 12वीं पारी के रन है। ठीक है, तो औसत, अब देखो
12x प्लस 5, ठीक है। अब 90 तो है ही है 12वीं पारी के, अब पीछे वाले भी तो हम ऐड करेंगे ना, वो भी तो बनाए हुए हैं। 12 पारी तक इतने रन हो गए हैं उसके, तो 12वीं पारी जो है वो उसका जो टोटल है वो इतना है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, x एक साइड कर लेते हैं, 11x इधर आके माइनस का, 90 इधर ही पड़ा है, 60 उधर जाके माइनस का, तो x इज इक्वल टू 30। अब पूछा क्या है हमें, क्वेश्चन में पूछा है कि अब औसत अंक संख्या कितनी है, मतलब 12वीं पारी की औसत संख्या कितनी है, यानी कि औसत ये है। तो x में हमारी वैल्यू कितनी आ गई 30, इसमें ऐड कर देंगे 30 प्लस 5 35। अब ये इसका एक ट्रिक भी है, वो भी देख लीजिए। ट्रिक क्या है कि जितनी पारी का आपसे पूछा गया है, जितनी पारी का आपसे पूछा गया यानी कि 12वीं पारी का पूछा गया है, उसमें से एक कम कर दीजिए, जितने अंकों की वृद्धि हुई या कमी हुई उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस जितने रन उसने उसमें बनाए हैं वो माइनस कर दीजिए। उसमें से 11 में से 11 इंटू 5 55 माइनस 90 35। अब ये नहीं कहना कि ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस में रन की संख्या नहीं होती, उसको इग्नोर कर देना, यानी कि 90 में से कितने कम 35 रन जो हैं वो उसकी एवरेज आ जाएगी 12वीं इनिंग्स की, ठीक है। ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये करना है तो ये वो कंसेप्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 13 गेट्स इंक्रीज्ड बाय 180, फाइंड द नंबर। वह कौन सी संख्या है जिसको 13 से गुणा करने से उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए इसको ध्यान से कि एक संख्या है जो हमें नहीं पता, वो क्या है x। कहते हैं जब हम इसको 13 से गुणा करते हैं तो इस संख्या में कितने की वृद्धि हो जाती है 180 की। यही बोला है, जो बोला है मैंने वही लिखा है, ठीक है। अब देख लिया x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि वो संख्या है क्या, x प्लस 180। अब x इधर जाके 13x माइनस एक्स इज इक्वल टू 180, 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 अपॉन में आ जाएगा 12, तो ये हो गया आपका 15। तो वो संख्या कितनी है 15। अब ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, कि ऑप्शन से कैसे, कि उस नंबर को देख लो, मान लो आपने 15 ऑप्शन उठाया, ठीक है, 15 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या 180 बढ़ जाती है, मीन्स इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 195 आएगा। ये देखो इधर भी 195, तो देखो 180 में 15 में 180 बढ़ने पर वो कितना आया 195 सेम, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो ऑप्शन से, वो ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर n इज इक्वल टू 1024। हमने फाइंड करना है n की वैल्यू, फाइंड n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। कैपिटल में लिखा हुआ तो हम भी कैपिटल में n लिख लेते हैं। अब देखिए मैं इसके बेस सेम बना लूँ, जैसे 4 है इसका बेस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4n/2, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू सबको पता है 1/2 होती है, तो यहाँ पे n/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 1024 का 4 बेस बनाने के लिए हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, 4 2 = 8, 4 5 = 20, 4 6, यानी कि 4 4 में ही लेके आना है। देखते हैं कितने 4 आते हैं, कितने 4 आए 5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4⁵5। मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने बेस सेम बनाने हैं, क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि बेस सेम हो तो हम उनकी पावर बेस छोड़ के पावर्स ले सकते हैं, ठीक है। n/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए। अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है।
फिफ्थ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में से है, लिख लेते हैं। 8 + 7 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 8। एक से ज़्यादा साइन तो बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर किसका है, डिवाइड का। तो डिवाइड जहाँ भी आए मैंने बोला था कि आप अपॉन में लिख लीजिए ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। 7/14 लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है, क्योंकि आगे छोटा नंबर पड़ा है। यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी कि यहाँ पे आप बिना सोचे समझे यहाँ पे 2 लगा दो, नहीं, क्योंकि आगे छोटा नंबर है। तो मैंने बोला था फ्रैक्शन में लिख लो, इसका आंसर 1/2 होता है, ठीक है, 1/2, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीप्लाई 8 है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको इसके साथ कैंसिल कर दूं, 2 4 = 8, 8 + 4 कितना हो गया, 12, इसका हो गया राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ 27 एंड 108। 27 एंड 108 मीन प्रपोर्शन फाइंड करना है। जब भी आपको लिखा जाए मीन प्रपोर्शन यानी कि मध्यानुपाती पता करना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है, यानी कि मध्यानुपाती स्क्वायर रूट में a गुणा b कर दीजिए। a b क्या है, जो गिवन नंबर्स हैं आपके पास। यहाँ पे a क्या है 27 और b क्या है 108, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 27 × 108। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, क्योंकि इतनी बड़े नंबर की आपको पता नहीं होगा कि कितना स्क्वायर रूट होता है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टर्स बनाएंगे, 108 के क्या बनेंगे, 3 × 3 × 3 × 2 × 2, ठीक है। 108 के आप ऐसे फैक्टर बना के देखोगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब इसके पेयर का एक बाहर, इसमें इसका एक बाहर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 2 = 54, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 54 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, इफ A's इनकम इज 25% मोर देन B's, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ B's इनकम इज लेस देन A। यदि A की आय B की तुलना में 25% अधिक है तो A की तुलना में B की आय कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। A की आय B से 25% ज़्यादा है। अब परसेंट में बात हो रही है तो 100 के पीछे बात हो रही है, रेशो बना लो। जब भी तुलना की जाए, जब दो बंदों की तुलना हो रही होती है किसी चीज़ की, तो आप उसमें रेशो बना लो, ठीक है। परसेंट में बात हो रही है तो दूसरा बंदा 100 है, तो इसकी आय इससे 25 ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है, यानी कि 125 है। कहते हैं A की तुलना में B की आय कितने प्रतिशत कम है। अब देखो कि अब इनका डिफरेंस देखो कितना है, कितनी अधिक है कितनी कम है, तो डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, यानी कि 25 का। किसके रिगार्डिंग तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है, A से, कि A से B की आय कितनी कम है, मतलब जिससे पूछा है उसकी रेशो नीचे, जिससे पूछा है उसकी रेशो नीचे इंटू 100, ठीक है। परसेंट फाइंड करना है तो 100% से मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो 25 के टेबल पे, 25 एकम 25, 25 5 125। अब 5 2 = 0, मतलब 20% आय उसकी कम है B की A से, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो रेशो बनाओ, जिसके रिगार्डिंग पूछा है उसकी नीचे, डिफरेंस ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, A sold an article to B at profit of 20%, then B sold it to C at profit of 25%. If C has bought it for rupees 225,
देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर ए। यदि ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया, बी ने उस वस्तु को सी को, बी ने यानी कि सी को बेच दिया कितने प्रॉफिट पर, 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने उसको एंड में सी ने खरीदा कितने का, 225 रुपये में उसको खरीद लिया, तो बताइए कि ए ने कितने का खरीदा था, यानी कि ए की सीपी निकालनी है, ए का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं ए ने बेच दिया बी को कितने प्रॉफिट पे, 25% के प्रॉफिट पे। परसेंट में बात हो रही है, परसेंट में बात हो रही है, सॉरी 20%, 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया बी को, यानी कि 120 प्रॉफिट है तो 20 ऐड करके। ठीक है, बी ने सी को बेच दिया कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 25% प्रॉफिट पर, यानी कि 125 पर। ठीक है, एंड में सी ने उसको खरीद लिया कितने का, 225 रुपये का। ठीक है, हमने निकालना है कि ए ने, सबसे पहले वाले ने कितने का खरीदा था। जब भी आपको पूछा जाए कि ए ने कितना, यानी कि पहले वाले ने कितना खरीदा था, तो याद रखना 100 ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये ए का क्रय मूल्य हो जाएगा, ए का क्रय मूल्य। पहले वाले का पूछा है तो 100 ऊपर, कितने प्रॉफिट पर, 120। अगर यहाँ लॉस होता तो यहाँ पे माइनस करके लिखती मैं, यानी नीचे ही आता वो भी। ठीक है, बी ने सी को यानी कि 100 फिर ऊपर 125 इंटू एंड में जिसने खरीदा उसकी सीपी 225। ठीक है, अब 25 पे 5 पे काट रही हूँ मैं, 5 20 24। ठीक है, अब फिर 5 पे काट रही हूँ, 25 पे काट दूँ, 25 चौके 100, 25 5 125। ठीक है, अब 5 चौके 20। ठीक है, अब 24 और ये 225, 8 पे काट दूँ, सॉरी 4 पे। ठीक है, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 3 पे काटते हैं, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा। ठीक है, क्योंकि 5 था पीछे, 3 से कटेगा। तो अब 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, तो सारे कट गए, बचा क्या, 2 इंटू 75, यानी कि ए ने उसको कितने रुपए का खरीदा था, 150 रुपए का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, अशोक बोरोड ₹15,000 फॉर 3 years. If he paid ₹2,700 as simple interest, find the rate of interest. अशोक ने 15,000 रुपये में 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, यानी कि 15,000 रुपये उसने 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि उसने 2700 रुपये ब्याज दिया तो वार्षिक दर क्या है, यानी कि रेट पूछा गया है। तो रेट पूछा है तो हमारे पास फॉर्मूला है, गिवन क्या है हमें वो देख लेते हैं। गिवन है जो उधार ली गई राशि होती है वो मूलधन होता है, यानी कि प्रिंसिपल होता है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, 15,000 रुपये उधार लिए, कितने साल के लिए लिए, टाइम, समय कितना है, टाइम कितना है, 3 साल के लिए। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज भी हमें गिवन है, एसआई भी हमें गिवन है। ठीक है, 2700 रुपये साधारण ब्याज पर। रेट हमें पूछा है, यानी कि दर प्रतिशत हमें पूछी है। अब दर पूछी हो तो हमारे पास फॉर्मूला भी है, यहाँ वो जो आपको सबको याद रहता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो भी लगा सकते हैं। अगर दर का लगाना है तो दर का भी लगा सकते हैं, वो भी उसी से ही बना है। SI इंटू 100 हमेशा ऊपर रहता है, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100 हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, जो चीज़ें आपके पास गिवन है, यानी कि P इंटू टाइम। ठीक है, मूलधन गुणा समय। साधारण ब्याज कितना है, 2700 गुणा 100, P कितना है प्रिंसिपल, यानी कि 15,000 गुणा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। 0 से 0 कट, 1 0 इससे कट। ठीक है, अब 3 9 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, यानी कि ऊपर क्या बचा, 3 इंटू 2 हो जाएगा आपका 6%। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
10th क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 20 सेकेंड्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 सेकंड में कितनी दूरी तय हो जाएगी। ठीक है, हमें दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। स्पीड गिवन है, यानी कि चाल कितनी गिवन है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब टाइम कितना गिवन है, समय हमें गिवन है 20 सेकंड, और पता क्या करना है हमने, डिस्टेंस यानी दूरी। अब दूरी का फॉर्मूला क्या रहता है, स्पीड इंटू टाइम, चाल गुणा समय। अब देखिए जो आंसर है, खास करके इस चैप्टर वाले क्वेश्चन जो होते हैं, तो उनमें पहले आप ऑप्शन चेक किया करो कि ऑप्शन हमारा किस में है। ऑप्शन हमारा मीटर में है, डिस्टेंस जो है हमारा मीटर में गिवन है, तो हमें चाल को भी मीटर सेकंड में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चाल को मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से ये मीटर सेकंड हो जाएगा, यानी कि 1000/3600। जब आप इसको काटते हो ना तो 5/18 ही आता है, तो 18 चौके 72, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड आ गई आपकी चाल। क्योंकि यूनिट सेम करना हमारा ज़रूरी होता है। तो स्पीड अब आ गई आपकी 20, वैल्यू पुट कर दो इसमें, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनटू समय कितना है, 20 सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा 400 मीटर जो हो जाएगी आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 12 days. A, B and C can do this work in 8 days. In how many days can C alone do this work? A तथा B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। A, B तथा C इस कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो C अकेला कितने दिनों में ये कार्य करेगा। अब हमें गिवन क्या है कि A और B अगर इकट्ठे काम करते हैं तो 12 दिन में काम खत्म कर देते हैं। ठीक है, अगर 3 जाने लगते हैं, C भी आ गया, अब वो तीनों मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं। अब काम करना कितना है वो हमें पता चलता है एलसीएम से, इनका एलसीएम आ जाएगा 24। ठीक है, अब एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना काम करते हैं, 3 जने हैं, ज़्यादा काम ही करेंगे, 8 3 = 24, यानी कि 3। अब हमें पूछा क्या है कि सी अकेला कितने दिन में काम खत्म करेगा, सी अकेला। अब देखो सी अकेले का काम कैसे निकालेंगे हम। अब ये दोनों जाने तो 2 कुर्सियां बना पाते हैं। ठीक है, ए बी सी हैं, दोनों जाने कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 2। अब जब तीनों इकट्ठे मिलके करते हैं तो 3 कुर्सियां बनाते हैं। इसका मतलब उनमें से एक कौन बना रहा है, सी ही बना रहा है। तो सी का काम कितना है, 1 अकेले का, माइनस करके भी यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो सी अकेले का काम कितना है, एक दिन का 1 कुर्सी ही बना पाता है। बनानी कितनी है, 24। ठीक है, तो सी अकेला 1 कुर्सी बनाता है, तो उसका काम नीचे, तो 24/1 यानी कि 24 दिनों में ही वो 24 कुर्सियाँ बना पाएगा। 24 दिन आ जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 60 मीटर, फाइंड इट्स डायगोनल। वर्ग की परिधि यानी कि परिमाप 60 मीटर है, इसका विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, जब भी किसी क्वेश्चन में एरिया या परिमाप दिया जाए तो आपने स्टार्टिंग उसी से करनी है। ठीक है, परिमाप यानी दिया गया है तो परिमाप का फॉर्मूला लिख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्टार्टिंग उसी से, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना है, 60 मीटर। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, इसके नीचे लिख लो, 4 गुना भुजा यानी कि 4 × साइड। इससे क्या होगा कि हमारे पास भुजा निकल के आ जाएगी। एरिया गिवन है तो एरिया से स्टार्टिंग करो,
परिमाप गिवन है तो परिमाप का फॉर्मूले के बराबर उसको रख दो जितना दिया गया है, ठीक है। तो भुजा कितनी आ जाएगी, यानी कि साइड 60/4 यानी कि 15, ठीक है। तो 15 मीटर इसकी भुजा आ गई। हमें पूछा क्या है, डायगोनल पूछा है, यानी कि विकर्ण। अब वर्ग का विकर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुना √2, यानी कि डायगोनल इज इक्वल टू, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू √2। ये कई बार फॉर्मूला ही पूछा जाता है पेपर में, तो इसको लर्न कर लेना, ठीक है। साइड कितनी आई है 15 गुना √2 यानी कि 15 √2 मीटर आपका डायगोनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में क्या है, 2.432, इसमें ऊपर लगी है बार, कहते हैं इसकी वैल्यू बताएं। अगर बार ना होती तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखना था, अपॉन 1000 कर देना था, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने ही 1 के साथ जीरोस लगाते हैं हम, है ना। तो यहाँ प्लेस वैल्यू देख लो, इसकी 1000 है तो नीचे 1000, ठीक है। तो अब इसमें लगी है बार, तो बार वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना है तो उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप लिखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहां से स्टार्टिंग करो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 3 के ऊपर, तो 3 9 यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। जितने डिजिट्स के ऊपर बार उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे। अब आई बारी ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आना है, पूरा नंबर लिख लो, जितना आपको गिवन है पूरा नंबर लिख लिया। अब इसमें से वो डिजिट कम कर दो या वो नंबर कम कर दो जिसमें बार नहीं है, पॉइंट को ना देखो, जिसमें बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, यानी कि 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 को इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 2430, वो हम लिख देंगे ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बार वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर ए के ऊपर यहाँ पे बार ना होती तो यहाँ पे 0 आता, ठीक है। चलो अगर आया क्वेश्चन ऐसा तो हम उसमें क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, जो कि आइडेंटिटी का है, आइडेंटिटी लगेगी इसमें। 14th क्वेश्चन है आपका 0.79 क्यूब प्लस 0.1, पिछले पेपर में भी ऐसा सम आया था, 0.79 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लस 0.1 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को आपने एक आइडेंटिटी से कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे थोड़ी कि हम मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, नो। इसको देखो कौन सी आइडेंटिटी लगती है, इसको कंपेयर करो इसके साथ, a² माइनस AB प्लस B²। अब देखो a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे क्या है 0.79, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.1, ठीक है। अब ये सारी चीज जो है वो किसके इक्वल होती है, a प्लस b के इक्वल होती है। यहाँ पे अगर प्लस तो यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ पे अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस होता है, वो कैंसिल हो जाता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बचेगा क्या a माइनस b, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस है तो प्लस। अब इसमें देखो कितना 1 सेकंड का समय है ये, अब इसको ऐड कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.89, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। देखो कितना इजी था, कई बच्चे तो इसका देख के इसको छोड़ ही देते हैं कि इतनी कैलकुलेशन हमसे नहीं हो पाएगी, लेकिन ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 66 देन व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर इज 90। यदि किसी संख्या का 22% 66 है तो उस संख्या का कितना प्रतिशत 90 होगा, कितना प्रतिशत 90 होगा, ठीक है। तो जो बोला है वही लिखते हैं हम कि किसी संख्या का, यानी कि हमें पता नहीं वो संख्या क्या है, कि x का 22% कितना है 66 है। पहले वो संख्या तो पता चले फिर ही हम पता करेंगे कि कितने परसेंट का वो 90 है, ठीक है। तो इससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। का मतलब क्या होता है, गुणा, x गुणा 22/100
इज इक्वल टू 66। अब इसकी वैल्यू पता करनी है तो हम इसको साइड में रखेंगे, यानी कि अकेला छोड़ेंगे। इस चीज़ को मैं उधर लेके जाऊंगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है। 22 या 66, ये हो गया 300। तो वो संख्या कितनी है? 300 है। अब वो कहते हैं कि उस संख्या का कितना प्रतिशत, यानी कि 300 का कितना प्रतिशत, यानी कि x प्रतिशत मान लो 90 है, यही बोला x 300 का कितना प्रतिशत, यानी कि उस संख्या का कितना प्रतिशत 90 है। अब 300 का मल्टीप्लाई x बटे 100 90, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 90, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 90 बटा 3, 30। तो आंसर हो जाएगा आपका 30%। तो 30% है आपका आंसर और ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अब हम करेंगे रीजनिंग का पोर्शन। रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग में से। मीन्स का कोड आपको गिवन है 2318198, योर का कोड है 5640। हमने फाइंड करना है कि नोज का कोड क्या आएगा, ठीक है। अब मीन्स का कोड क्या है? मीन्स टू 3198, ठीक है। योर का कोड क्या है? योर का कोड है 5640 और पूछा हमसे किसका है? नोज का। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो नोज, ये जो लेटर्स हैं, क्या इन्हीं में से नहीं लिए गए हैं? बिल्कुल लिए गए हैं, क्योंकि एन भी यहाँ पे है, ओ भी यहाँ पे है, एस भी यहाँ पे है और ई भी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके कोड हमें दिए हैं। अब एन का कोड इसी में है 9, ओ का कोड क्या हो जाएगा? ओ का कोड हो जाएगा 6, एस का कोड क्या हो जाएगा 8, सारे कोड इसी में लिखे हैं। ई का कोड क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द बेस्ट आंसर विच हैज द सेम रिलेशनशिप एज इफ द इन द फर्स्ट पेयर फोर्स न्यूटन एंड पार का रिलेशन क्या होगा? अब जो फोर्स है उसकी यूनिट, उसकी इकाई क्या है, किसमें मेजर होती है? न्यूटन। तो पार की पूछा है हमें, तो पार यानी कि शक्ति जो है वो किसमें मापी जाती है? वाट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज Ananya walks east for a distance of 3 km, then turns to right and walks for 1 km. In which direction is she from her initial position? अनन्या 3 किलोमीटर की दूरी के लिए पूर्व की ओर चलती है। अब देखो आपको डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। पूर्व इधर होता है राइट में, ठीक है, पूर्व यानी कि ईस्ट, ठीक है। 3 किलोमीटर, पहले मैं डायरेक्शन बता दूं आपको। ये होगी वेस्ट, ये होगी नॉर्थ और ये होगी साउथ, यानी कि ऊ से ऊपर उत्तर, ठीक है, दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, ठीक है। अब क्या बोला है कि अनन्या जो है वो 3 किलोमीटर की दूरी पूर्व की ओर चलती है, पूर्व की ओर ऐसे जाएगी 3 किलोमीटर, ठीक है। फिर वो अपने दाईं ओर मुड़ती है, राइट को मुड़ती है, राइट को टर्न करती है। तो यहाँ पे एरो को देखो आप, तो टर्न राइट को करती है तो इधर ही आएगा ना आपका, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 1 किलोमीटर चलती है, दाएं को मुड़कर वो 1 किलोमीटर चलती है। तो कहते हैं अब वो इनिशियल पोजीशन से, यानी कि जहां से उसने चलना स्टार्ट किया वो किस दिशा की ओर है? ये वाली दिशा। तो ये वाली दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट, यानी कि आरंभिक स्थान से वो किस दिशा की ओर है? तो साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व में, साउथ ईस्ट इसका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, दक्षिण पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला में से यानी कि सीरीज में से है, लेटर सीरीज है, क्या है, F G I K L O O एंड लास्ट वाला हमें पूछा गया, ठीक है। अब या तो ये इसकी कोड लिख लो कि F कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में, या हम ऐसे कर सकते हैं कि इनका डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। कोड से करते हैं ज़्यादा बेटर है। 6, ठीक है, F कितने नंबर पे आता है, 6 पे, ये आता है 7 पे, I 9 पे, K 11 पे, ये 12 पे, और O जो है वो 15 पे, और ये भी 15 पे, ठीक है। अब देखो आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है कि ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, फिर आप ये देखा करो कि क्या एक एक छोड़ के तो नहीं है, 2 सीरीज तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब 6, अब एक एक छोड़ के हम इसका रिलेशन बनाते हैं। 6 के बाद 9 आ रहा है, यानी कि इसमें कितने ऐड किए हैं, 3, ठीक है। I के बाद 9 के बाद 12 आ रहा है, यानी कि 3 ऐड कर दिए फिर, तो 12 के बाद 15 आ रहा है, यानी कि फिर 3 ऐड हुआ है। हमें समझ आ गया कि लॉजिक क्या लगा हुआ है कि 3 ऐड हो रहे हैं। अब हमें तो एक ही पूछा है, तो इसका रिलेशन तो एक छोड़ के यहाँ पे बनेगा ना, ये हमें पूछा नहीं है, ठीक है। तो इसका रिलेशन बन रहा है इस वाली सीरीज के साथ 7 11, यानी कि 4 ऐड हुआ है, ठीक है। 11 के बाद 15 आया है, यानी कि फिर 4 ऐड हुआ है, ठीक है। 11 के बाद अब यहाँ पे जो डैश का रिलेशन है वो भी इसी के साथ होएगा, यानी कि 4 ऐड करेंगे, 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, तो 19th लेटर हमारा होता है S। आप चेक कर सकते हो 19th लेटर होता है S, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन, जो कि ब्लड रिलेशन में से है। A is the brother of Y and Y is the sister of B. B is the wife of Z and C is the mother of Y. How is Z related to C? A Y का भाई है, अब जो बहन भाई है वो एक साइड में, ठीक है। A जो है वो Y का भाई है, भाई है, लड़का है, तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे। B की Y जो है वो B की बहन है, B की बहन है तो नेगेटिव साइन। B Z की पत्नी है, B जो है वो Z की पत्नी है, तो Z की पत्नी है तो 2 एरो के साथ लगाएंगे, ठीक है, ये इसका पति, ठीक है। C Y की माँ है, C जो है वो Y की माँ है। अब ये बहन भाई है तो ये तीनों की माँ हुई, ठीक है, A की भी माँ है, C, B की भी है और Y की भी है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में कि Z का जो Z है वो C से कैसे संबंधित है, जो Z है वो C से। अब Z जो है वो इसका दामाद हुआ, क्योंकि उसकी लड़की का हस्बैंड है ये, तो लड़की का हस्बैंड माता का क्या लगा, दामाद, तो यही पूछा है क्वेश्चन में। तो आंसर हो जाएगा आपका A, यानी कि सन इन लॉ, दामाद। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। इस पेपर सेट का आपने जो पहला वाला सेक्शन था मैथमेटिक्स का और दूसरा सेक्शन था रीजनिंग का, आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट सेक्शन जो आपका है साइंस का, और उसके बाद हम करते हैं एज यूजुअल जैसे जीके का। तो अभी साइंस का जो पोर्शन है उसका क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन किस में स्थित होता है। प्रोटॉन इज सिचुएटेड इन, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है न्यूक्लियस नाभिक में, ऑप्शन बी यूनिवर्स ब्रह्मांड में, ऑप्शन सी ऑर्बिट कक्षा में, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियस में, नाभिक में। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर में आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर ऑर्बिट में, इसके चारों ओर ऑर्बिट में क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा था
कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कहाँ पे होता है, तो प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकिंग गैस किसका मिश्रण है। कुकिंग गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, आपका ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ऑप्शन सी है मीथेन और इथेन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आप सबको इसका आंसर पता है, कुकिंग गैस किसका मिक्सचर है, ब्यूटेन एंड प्रोपेन का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द सेकेंड मोस्ट एब्यूटमेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी पर दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आयरन लोहा, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है कॉपर तांबा, ऑप्शन डी है जिंक जस्ता। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए आयरन। सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए आयरन। क्या ऑर्डर है, सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है अर्थ क्रस्ट पे, तो आपका जो ऑर्डर है आप नोट डाउन कर लो। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा 8%, उसके बाद कार्बन कितनी है 5%। अच्छा, कोई भी कमेंट बॉक्स में ऑक्सीजन नहीं लिखना, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन वो नॉन मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड, आपके ऑप्शन है न्यूक्लियस में, ऑप्शन बी है ऑर्बिट में, ऑप्शन सी है धरती पर अर्थ पर, और ऑप्शन डी है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और उसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑर्बिट में। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर बम वाज इन्वेंटेड बाई, किसके द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ऑप्शन बी है माइकल फैराडे, ऑप्शन सी है विलियम, ऑप्शन डी है गैलीलियो। सही आंसर क्या है, परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है माइकल फैराडे, तो माइकल फैराडे ने किसका आविष्कार किया था, ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें क्या बताया था उन्होंने कि अगर आप किसी चुंबक को किसी कॉइल के पास में अगर मूव कराते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइंस रिलेटेड टू इंसेक्ट इज कॉल्ड, कीट से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है एंटेमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है अर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है मेनोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है इक्थियोलॉजी। सही आंसर क्या है आपका, कीट से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, एंटेमोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी का जो ऑप्शन है उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका अर्निथोलॉजी, किसके अध्ययन को कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका इक्थियोलॉजी, किसका अध्ययन है, मछलियों का अध्ययन है, फिश के बारे में स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी मतलब मधुमक्खी वाला बी कीपिंग इज रिलेटेड टू, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है सेरीकल्चर, ऑप्शन बी है एपीकल्चर, ऑप्शन सी है हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन डी है इकोस्टिक्स। सही आंसर क्या है आपका, मधुमक्खी पालन किसका क्या नाम है, एपीकल्चर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा मधुमक्खी पालन के लिए, एपीकल्चर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका एपीकल्चर। बाकी सेरीकल्चर किसको बोलते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन है। हॉर्टिकल्चर आपको पता ही है, बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। सबको याद होगा ये रतौंधी बीमारी होती है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, स्कर्वी किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन नंबर बी है नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रतौंधी, सही आंसर है ये। ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया, खून की कमी।
तो ये किसकी कमी से होता है? B11, B12, B6 इन सारों की कमी से होता है, मतलब विटामिन बी में इसके पार्ट है खून की कमी। अगला है डी ऑप्शन है बेरी बेरी, तो बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी इज, मतलब विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है रेटिनॉल, तो रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। ऑप्शन नंबर बी है थाइमीन, तो थाइमीन किसका नाम है? विटामिन B1 का। क्वेश्चन भी था विटामिन बी, क्वेश्चन में अगर विटामिन बी दिया हुआ है तो आप B1 मान लेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में बी से रिलेटेड कोई और नाम नहीं दिया हुआ है तब, नहीं तो B1 दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर सी है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और ऑप्शन नंबर डी है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं? विटामिन डी को। तो सही आंसर क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमीन, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई आइस इज ऑल्सो नोन एज, सूखी बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑप्शन सी है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है ठोस क्लोराइड, सॉलिड क्लोराइड। सही आंसर क्या है? सूखी बर्फ किसको बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड CO2 को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो सूखी बर्फ है क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है आपसे? लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ टीयर गैस इज, टीयर गैस का यूज कहां पे होता है? जहां पे कहीं प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, आप देखे होंगे पुलिस फायरिंग में टीयर गैस का यूज करती है, ठीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी है क्लोरो एसीटोफेनॉन, ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो सही आंसर क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोफिनोन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर है सी, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 होगा, देखते हैं क्या है वो। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज, नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपके ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। तो सही आंसर क्या होगा? नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट किसका नाम है? चिली सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3। सी ऑप्शन था आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है? खाने वाला सोडा। और ऑप्शन डी था सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? धोवन सोडा, मतलब धोने वाला सोडा। फॉर्मूला क्या है सोडियम कार्बोनेट का? Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। स्टडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी है आपका इटाइमोलॉजी, ऑप्शन सी है नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन डी है जेनेटिक्स। सही आंसर क्या होगा? कवक के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी के जो ऑप्शन है, इटाइमोलॉजी किसको बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ वर्ड को, स्टडी को बोलते हैं। नेफ्रोलॉजी किडनी से रिलेटेड है या उससे बीमारी से रिलेटेड। ऑप्शन डी है जेनेटिक्स, तो ये जीन्स से रिलेटेड है, जीन्स के बारे में अध्ययन या उससे हॉर्टिकल्चर के बारे में, जो जीन्स या हॉर्टिकल्चर नहीं, हेरिडिटी, जीन्स और हेरिडिटी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसकी स्टडी किसमें होती है? जेनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन वाज इन्वेंटेड बाई, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एंडरसन के द्वारा, ऑप्शन बी है जे थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? जे थॉमसन। पूछता है आपसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी का भी पूछ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन,
प्रोटॉन का, या तो रदरफोर्ड या तो गोल्डस्टीन, दोनों में से कोई सा भी अगर ऑप्शन दिया रहे तो आप उसको टिक करेंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं दिया रहेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन का अगर पूछता है तो जेम्स चैडविक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपके, पोलियो वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाई, आपके ऑप्शन है जॉन हैरिसन, जॉन सॉल्क, जे थॉमसन या जॉनसन। तो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जॉन सॉल्क ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपका साइंस का जो पोर्शन था ये खत्म होता है। नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं जो आपका जीएस जीके का पोर्शन है, ठीक है। तो जीएस जीके का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो क्या है, हु वाज अवॉर्डेड दी भारत रत्न इन 2019? 2019 में भारत रत्न किसे दिया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है भूपेन हजारिका, ऑप्शन बी है राधा कृष्णन, ऑप्शन सी है सीवी रमन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसको दिया गया था? भूपेन हजारिका को। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। एक्चुअली भूपेन हजारिका को अकेले नहीं मिला था, इनके साथ प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को भी मिला था। प्रणब मुखर्जी कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे। नानाजी देशमुख कौन थे? जनसंघ के फाउंडर मेंबर थे। जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है राधा कृष्णन, तो राधा कृष्णन कौन थे? हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे। 5 सितंबर को इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे थे। जो ऑप्शन नंबर सी है आपका डॉक्टर सीवी रमन, तो सीवी रमन को भौतिकी में नोबेल प्राइज मिल चुका था और इनको भी 1954 में इनको और राधा कृष्णन को दोनों को ही मिला हुआ था क्या, भारत रत्न। इसके अलावा इन लोगों के साथ सी राजगोपालचारी को भी मिला हुआ था। जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका वो है हु डिजाइन ताजमहल? ताजमहल का डिजाइन किसने किया था? आपके ऑप्शन है स्वयं शाहजहां ने, ऑप्शन बी है खिज्र खां ने, ऑप्शन सी है उस्ताद अहमद लाहौरी ने, ऑप्शन डी है खुर्रम ने। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों एक ही है, क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है शाहजहां ने खुद, ऑप्शन डी है खुर्रम, खुर्रम भी शाहजहां का ही नाम था। तो अब आपका ऑप्शन बी और सी बच जाता है। तो खिज्र खां से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे? सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। आपका ऑप्शन सी है उस्ताद अहमद लाहौरी, ये सही आंसर है जिसने ताजमहल का डिजाइन किया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस प्योर गोल्ड कॉइन इन इंडिया? भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? आपके ऑप्शन है गुप्त ने, ऑप्शन बी है कुषाण ने, ऑप्शन सी है मौर्य ने, ऑप्शन डी है मगध साम्राज्य में। तो इसका सही आंसर क्या है? सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? कुषाण वंश के शासकों ने। जनरली कनिष्क का नाम आता है कुषाण वंश से रिलेटेड जो शासक हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेयर विच स्टॉप अल्ट्रा वायलेट रे कमिंग फ्रॉम द सन इज कॉल्ड? उस लेयर को क्या कहते हैं जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे मतलब पराबैंगनी किरणों को रोकती है? आपके ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी है ओजोनोस्फियर, ऑप्शन सी है मेजोस्फियर, ऑप्शन डी है लिथोस्फियर। तो हमें पता है ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रे को रोकती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी ओजोनोस्फियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति स्थल इज द टॉम्ब ऑफ विच लीडर? शक्ति स्थल किस नेता की समाधि स्थल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है संजय गांधी। तो शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? इंदिरा गांधी की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
जो बाकी के ऑप्शन है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। राजीव गांधी की जो समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं? वीर भूमि। ऑप्शन बी था इंदिरा गांधी का तो शक्ति स्थल। ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? राजघाट। ऑप्शन डी है संजय गांधी, संजय गांधी का क्या है? शांति वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच स्टेट इज खजुराहो लोकेटेड? खजुराहो किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो खजुराहो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन आपका डी है जो कि सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नेशनल एंथम संग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो पहले राष्ट्रगान है क्या? जन गण मन को राष्ट्रगान बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रगीत कौन है? सुजलाम सुफलाम सस्य शीतलाम मातरम वंदे मातरम, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है इसमें 1911 1911 में, ऑप्शन बी है 1907 में, ऑप्शन सी है 1906 में, ऑप्शन डी है 1896 में। तो भारत का राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? तो इसका सही आंसर है 1911 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके दूसरे दिन ये गाया गया था। तो 1911 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, संविधान द्वारा कब मान्यता दी गई इसको? तो 24 जनवरी, याद रखना 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा इसको मान्यता दी गई राष्ट्रगान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों की रक्षा करने वाला संस्थान है वो कौन है? कौन मूल अधिकारों की रक्षा करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पार्लियामेंट, संसद रक्षा करती है, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति रक्षा करता है, ऑप्शन सी है कैबिनेट, मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है ज्यूडिशरी मतलब कि न्यायपालिका। तो मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। आप देखते होंगे जनरली कोई भी इससे रिलेटेड केस होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसको दायर किया जाता है, वो जो फैसला देती है वही मान्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका, ज्यूडिशियरी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट कादम्बरी? कादम्बरी के रचयिता का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है निराला, ऑप्शन डी है मुंशी प्रेमचंद। तो कादम्बरी के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। आंसर आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी ऑप्शन पे एक बार गौर कर लेते हैं। जो निराला है ऑप्शन नंबर सी में, उनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी है? अनामिका है, गीतिका है, परिमल है, ये सारी रचनाएं हैं निराला साहब की। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कमायनी के लेखक कौन है? तो कमायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद। और इसके अलावा आपका ऑप्शन नंबर डी है मुंशी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद से रिलेटेड तो बहुत सारी है, गोदान है, गबन है, और भी है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है। तो ये सारे मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ब्लैक गोल्ड कॉल्ड? काला सोना किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कोल, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी है पेट्रोल, ऑप्शन डी है डायमंड। तो काला सोना किसको कहेंगे? कोयला को। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला को बोलते हैं काला सोना, ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द अर्थ? अर्थ पे मतलब कि धरती पे जो सबसे शुष्क डेजर्ट मतलब मरुस्थल है वो कौन सा है? आपके ऑप्शन है सहारा डेजर्ट, ऑप्शन बी है अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा डेजर्ट, ऑप्शन सी है गोबी डेजर्ट, ऑप्शन डी है चिली डेजर्ट, चिली मरुस्थल। तो सबसे शुष्क मरुस्थल का जो सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अटाकामा मरुस्थल। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नीदरलैंड, ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी है जेनेवा, ऑप्शन डी है पेरिस। सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे है वाशिंगटन डीसी? यूएसए में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल इज नॉट ए बैलिस्टिक मिसाइल? निम्न में से कौन सी मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी त्रिशूल, सी अग्नि, डी ब्रह्मोस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस किस टाइप की मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। तो अगर आपसे क्रूज मिसाइल पूछता है तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, तो ब्रह्मोस नहीं है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओनम इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ओनम किस राज्य का त्योहार है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो ओनम किस राज्य में जनरली मनाया जाता है? केरल में सबसे ज्यादा केरल का फेमस त्योहार है। ओनम को किस लिए मनाते हैं वो लोग? ये एक्चुअली खेती से रिलेटेड त्योहार है। वहां पे वो राजा बाली के स्वागत में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ओनम कहाँ का त्योहार है? तो सही आंसर हो जाएगा केरल का। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में मनाया जाता है ओनम। राजा बाली के स्वागत में यह खेती से रिलेटेड पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक इज द निक नेम ऑफ? लोकनायक किसका उपनाम है? आपके ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है चितरंजन दास, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो लोकनायक किसको कहते हैं? जयप्रकाश नारायण को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो ऑप्शन है उसको एक बार चेक करते हैं। मदन मोहन मालवीय को क्या कहते हैं? महामना। चितरंजन दास को क्या कहते हैं? देशबंधु। लाला लाजपत राय को क्या बोलते हैं? लाल। जो लाल, बाल, पाल तीन नाम थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ऑप्शन डी था लाला लाजपत राय, तो उनको क्या बोलते हैं? लाल। यहाँ पे आपका जीएसजीके का भी जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो एक पिछला क्वेश्चन पेपर था जो प्रैक्टिस सेट 5 था, उसका एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15 कि ब्रेन ट्यूमर के लिए किस समस्थानी का उपयोग करते हैं? आप लोगों ने सही पॉइंट आउट किया है। उसका सही आंसर है आर्सेनिक 74 का। थैंक यू आप सब लोगों को कि आप सब लोग पूरा वीडियो देखते हैं और आपने जहां भी मिस्टेक हुआ उसको पॉइंट आउट किया। ठीक है, अगर आपको पूरा वीडियो हमारा अच्छा लगता है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। मिलते हैं आपके साथ एक नए पेपर सेट के नए सॉल्यूशन में। थैंक यू।